Welcome to the channel. Let's crack it. Hope you all are doing well. So today is our day 4 video of MCQ series from chapter Money Functions and Supply, which is a part of macroeconomics of +2 class. So हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस कर ली हैं मनी फंक्शंस एंड सप्लाई की, एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ मनी फंक्शंस एंड सप्लाई। तो होप आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा और आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन एमसीक्यूज में, और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए, तो आप मेरी मेल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल भी डाली हुई है, आप चेक करके मेल कर सकते हैं मुझे। आज का हमारा लेसन है फिर से पार्ट 4 है मनी फंक्शंस एंड सप्लाई का। सो दिस इज द पार्ट 4 ऑफ मनी फंक्शंस एंड सप्लाई। और इससे आज हम नेक्स्ट जो 5 अपने एमसीक्यूज की सीरीज को करते हुए हम आज के लेसन में नेक्स्ट 16 to 20 क्वेश्चंस करेंगे। ऑलरेडी इस चैप्टर के हम 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। हर पर डे में हम 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज का लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग का। असर्शन में बोल रहे हैं मनी प्लेज नो रोल इन अ सिचुएशन व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज एंड इट हैज अ रीजन an individual or a family surviving on an island without any exchange or sale and purchase of goods and services. And options है both assertion and reason are true, and reason is a correct explanation of assertion, and second option is both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion, and third option is assertion is true but reason is false, and fourth option is assertion is false but reason is true. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। मनी प्लेस, मनी का कोई रोल नहीं है इन अ सिचुएशन व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज, जब एक्सचेंज नहीं होता। अब हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि मनी की जो डेफिनेशन थी, उसकी मनी की डेफिनेशन में ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। बेसिक मीनिंग जो मनी का है विच इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो बोलते हैं मनी को क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी वो असर्शन में बोल रहे हैं कि मनी का कोई रोल ही नहीं है इन अ सिचुएशन, वो वाली सिचुएशन में जहां पर एक्सचेंज नहीं है। तो अगर मनी की डेफिनेशन में ये बोला जाता है कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें एक्सचेंज ही नहीं किया जा रहा, तो क्या उसमें मनी का रोल होगा? नहीं होगा। तो वो असर्शन को बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इट मींस अभी रीजन पर चलते हैं। एन इंडिविजुअल और अ फैमिली सर्वाइविंग ऑन एन आइलैंड विदाउट एनी एक्सचेंज। अभी वो बोल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल है अपनी और यहाँ फिर एक फैमिली है, वो सर्वाइव कर रही है एक आइलैंड पर विदाउट एनी एक्सचेंज, बिना किसी एक्सचेंज के। यानी कि एक्सचेंज का मतलब क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिना सेल और एक्सचेंज के वो सरवाइव कर रहा है एक आइलैंड पे। इट मींस क्या बोल रहे हैं, किस सिचुएशन को वो क्रिएट कर रहे हैं, ये वो वाली सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज। इट मींस ये रीजन इसी के साथ रिलेटेड है और इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। सो हमारा आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगी, दैट बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. अभी आंसर पर चलते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर भी ऑप्शन ए ही है, both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. तो देखिए ऐसी बहुत सारी और भी एग्जांपल्स आ सकती हैं जिनमें मनी का कोई रोल नहीं होता, और आपको ऐसी एग्जांपल अगर पेपर में पूछी जाती है तो आपका पता है आंसर क्या है। आपको मेनली पता होना चाहिए कि अगर मनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो मनी की डेफिनेशन में कौन सी चीजें आती है, कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, और वही चीजें क्या वो रीजन में बोल रहे हैं, क्वेश्चन में है, तो अगर तो है हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चीजों की बहुत जरूरी है। क्लियर?
सो नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहे हैं कि सिचुएशन व्हेन मनी प्लेस नो रोल। अभी कौन सी सिचुएशन है जिसमें मनी का कोई रोल नहीं होता? मनी प्लेस नो रोल इन अ सिचुएशन व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज। मनी का वहां पर कोई भी रोल नहीं होता जिस सिचुएशन में कोई एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि मनी का बेसिक डेफिनेशन में यही बोला जा रहा है कि इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या बोलते हैं हम मनी को? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो अगर एक्सचेंज ही नहीं है, बेसिक चीज ही नहीं है, तो क्या मनी का वहां पर रोल होगा? नहीं होगा सिंपली। तो इससे रिलेटेड वही एग्जांपल लिखी गई है। एन इंडिविजुअल और फैमिली सर्वाइविंग ऑन एन आइलैंड विदाउट एनी एक्सचेंज। एक्सचेंज का मीनिंग क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। भी स्टॉक कंसेप्ट आ गया। अब सप्लाई ऑफ मनी इज अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? टोटल स्टॉक है मनी का हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एंड स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोल रही है कि सप्लाई ऑफ मनी इज दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय सप्लायर ऑफ मनी देमसेल्व्स। कि सप्लाई ऑफ मनी जो है, सप्लाई ऑफ मनी इज दैट, सप्लाई ऑफ मनी की अलग अलग डेफिनेशंस के मीनिंग के बारे में अभी बोल रहे हैं। पहली लाइन में क्या बोला? सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है। दूसरी लाइन में बोला सप्लाई ऑफ मनी इज अ टोटल स्टॉक। टोटल स्टॉक है जो हेल्ड बाय, जो लोगों के द्वारा अपने पास रखी जा रही है, कंट्री के लोगों के पास अपने पास रखी जा रही है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अभी सप्लाई ऑफ मनी थर्ड जो उसकी डेफिनेशन में मीनिंग में बोल रहे हैं दैट स्टॉक ऑफ मनी, ये वो वाला स्टॉक ऑफ मनी है विच इज हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ द मनी देमसेल्फ। जो इसको सप्लाई करते हैं वो भी अपने पास रख रहे हैं। क्या इन तीनों डेफिनेशंस में अब हमें चेक करना है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। आप ऑप्शंस पर चलते हैं तो ऑप्शन ए पर बोल रहे ऑल द स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 and 2 are correct but third is incorrect. Statement 1 and 3 are correct but 2 is incorrect. Statement 1, 2 and 3 are incorrect. तो अब हमें ऑप्शन से चेक करना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी या सी या डी। अभी अगर हम ध्यान से पढ़े इस सप्लाई ऑफ मनी के कंसेप्ट को, अगर आपको पता है, अगर आपको आंसर पता है ना, आप वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर साइड में लिख लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। सप्लाई ऑफ मनी का भी एक कंसेप्ट ये मनी में ही आता है। तो बहुत ही डिटेल में चैप्टर को हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं कि कोई पॉइंट छूट ना जाए। हर एक पार्ट से क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब इसकी आंसर पर चलते हैं। तो आंसर इसका क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या है स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट थर्ड इज इनकरेक्ट। थर्ड इनकरेक्ट क्यों है? अभी चलते एक्सप्लेनेशन पर। तो देखिए आंसर हमारा ऑप्शन बी ही है। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए जरा कि सप्लाई ऑफ मनी को क्या बोलते हैं। ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक क्या होती है? जो चीज हम एज अ स्टॉक अपने पास रखते हैं। एक शॉपकीपर रॉ मटेरियल का स्टॉक रखता है अपने पास, सम्मान रखता है। इसी तरीके से सप्लाई ऑफ मनी क्या है? एक स्टॉक कंसेप्ट है। मनी को अपने पास एज अ स्टॉक हर पर्सन रखता है हर पर्सन अपने पास। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हुआ? एक स्टॉक कंसेप्ट है। जब मनी की सप्लाई होती है उसको उसका स्टॉक रखा जाता है अपने पास, तो उसे हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। तो इसको मेनली इसका मीनिंग में क्या चीज आती है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स, हर टाइप की मनी, चेक्स हो गए, नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, हर टाइप की मनी, जो मनी के डेफिनेशन में जितने भी टाइप्स की मनी है सभी मनीज को इंक्लूड किया गया है इसमें। क्लियर? तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑल टाइप्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक कंट्री के जो लोग हैं एट पॉइंट ऑफ टाइम अगर अपने पास जितना भी मनी का स्टॉक रखते हैं उसे हम बोलते हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी। क्लियर? सप्लाई ऑफ मनी में वो चीज आती है। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड। कौन सी चीजें नहीं आती? बहुत ध्यान से पढ़िएगा कौन सी चीजें नहीं आती। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट के पास अगर स्टॉक रखा हुआ है मनी का वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाती।
सप्लाई ऑफ मनी में कौन सी चीजें नहीं आती? सप्लाई ऑफ मनी में स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट नहीं आती, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम जो है कंट्री का वो नहीं आती। अभी जो बैंकिंग सिस्टम में अपने पास मनी रखी हुई है, स्टॉक रखा हुआ है मनी का, वो भी सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं होती। अभी बैंकिंग सिस्टम चाहे वो सेंट्रल बैंक हो जो नोट इशू करता है, अब इशूइंग अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। और कमर्शियल बैंक हो हु एड्स टू द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू डिमांड डिपॉजिट, जो कि डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू सप्लाई ऑफ मनी में ऐड करता है, एडिशन करता है। तो इसमें चाहे सेंट्रल बैंक हो चाहे कमर्शियल बैंक हो, दोनों के पास जितना भी स्टॉक ऑफ मनी है वो भी सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो क्योंकि आगे देखिए आगे, एंड ऑल्सो स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स। अभी आ गया पॉइंट जो क्वेश्चन में था कि स्टॉक ऑफ मनी जो हेल्ड बाय द सप्लायर्स है, जो इसको सप्लाई करने वाले हैं, सप्लायर्स ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री, कि जो भी इसको सप्लाई करने वाले हैं मनी को, इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री, उनको कभी भी ट्रीट नहीं किया जा सकता एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर? तो अभी अगर हम क्वेश्चन पर दोबारा चलते हैं, अगर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़े तो जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट नंबर 3, वो गलत क्यों हुई थी? अब जरा फिर से पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ था। सप्लाई ऑफ मनी इज दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी देमसेल्व्स, जो सप्लाई, अभी सप्लाई ऑफ मनी को वो बोल रहा है कि वो वाली सप्लाई ऑफ मनी क्या है कि दैट स्टॉक ऑफ मनी है विच इज हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी देमसेल्व्स। तो हमने तो पढ़ा ये चीजें इंक्लूड नहीं की जा सकती, हमने यही पढ़ा ना, इट मींस ये चीज इंक्लूड नहीं की जा सकती, तो उन्होंने बोला है ये इंक्लूड करनी है, तो इट मींस देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। क्लियर? इसी वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो रही है और बाकी ऊपर वाली दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऊपर वाले दोनों में बिल्कुल सही बोला है, स्टॉक कंसेप्ट है, सप्लाई ऑफ मनी, और ये स्टॉक जो मनी स्टॉक ऑफ मनी है हेल्ड बाय द पीपल है ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन ये थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ, ये बहुत ही डेफर्ड पेमेंट का कंसेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता तो बहुत ही आपको मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके लिए होनी बहुत जरूरी है कि ये डेफर्ड पेमेंट क्या है। मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर, मनी को एज अ स्टैंडर्ड बोला गया है फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज लेड टू इमरजेंस ऑफ, किसकी जरूरत पड़ी अगर हमें मनी को स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट रखना था। क्लियर? तो मनी को एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट रखने के लिए किस चीज की इमरजेंस पड़ी, उसको एज अ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मनी एज अ स्टैंडर्ड, मनी को एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट रखने के लिए। अभी ऑप्शंस पर चलते हैं। ऑप्शन ए है कमोडिटी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। हम, अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिखिए। क्लियर? मैं आपको आंसर फिर बताती हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन पर भी चलते हैं। तो बहुत इजी आंसर है वैसे इसका, अगर आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑप्शन कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी क्या था? कमोडिटी था गुड्स, गुड्स था ना, कमोडिटी क्या था? गुड्स। कमोडिटी किसे बोलते हैं? गुड्स को, चीजों को, थिंग्स को। तो कमोडिटी मार्केट की जरूरत पड़ी क्या? मनी को एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट रखने के लिए। डेफर्ड पेमेंट क्या था? डेफर्ड वर्ड किसके लिए था? फॉर फ्यूचर, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए क्या हम गुड्स के मार्केट की जरूरत पड़ती है? गुड्स कहाँ, किस कंसेप्ट में आते हैं, किस कंसेप्ट में आते हैं? मनी के किस कंसेप्ट में आते हैं? बार्टर सिस्टम में। क्या बार्टर सिस्टम में कोई भी डेफर्ड पेमेंट का हमने कंसेप्ट पढ़ा था? जरूरत पड़ी थी उसमें? नहीं पड़ी थी। इट मींस इट इज नॉट अ कमोडिटी मार्केट। क्लियर? तो हमारा आंसर ये नहीं है। तो फिर ऑप्शन ए एंड बी वाली तो कंसेप्ट बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें ए इंक्लूड है, ए तो हमने पहले से ही निकाल दिया। अभी हमारे पास दो ऑप्शंस है, फाइनेंशियल मार्केट एंड नन ऑफ दिस। फाइनेंशियल मार्केट क्या हो सकता है आंसर? फाइनेंशियल मार्केट कौन सी मार्केट है? फाइनेंशियल, जो पैसे से, जो मनी से रिलेटेड है।
मनी से रिलेटेड कंसेप्ट है। अब इसका मतलब मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट रखने के लिए लेड टू द इमर्जेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट इज अ वेरी बिग कंसेप्ट, जिसमें बहुत सारे स्टॉक मार्केट आ जाती है, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। बैंकिंग सिस्टम्स आ जाते हैं इसमें। इट मींस डेफर्ड पेमेंट फॉर फ्यूचर के लिए हम बोल रहे हैं। इट इज रिलेटेड विद लोन्स आल्सो, एंड फाइनेंशियल मार्केट में बैंकिंग सिस्टम भी आ जाता है जो लोन्स प्रोवाइड करता है। इट मींस ऑटोमेटिकली इट इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट। तो नन ऑफ दिस बीन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं इसके आंसर पर और इसकी एक्सप्लेनेशन पर। आंसर हमारा फाइनेंशियल मार्केट ही है। अब इसके एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। डेफर्ड पेमेंट क्या है? डेफर्ड पेमेंट आर पोस्टपोन पेमेंट्स हैं टू बी मेड इन फ्यूचर, जो हम फ्यूचर में करने के लिए रखते हैं। पोस्टपोन पेमेंट्स हैं टू बी मेड इन फ्यूचर। सच पेमेंट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ बोरिंग्स एंड लेंडिंग एक्टिविटीज। अब मैंने बोला भी था आपको कि ये कौन सी पेमेंट्स हैं जो हम उधार लेते हैं, जो बोरिंग्स करते हैं। इन फ्यूचर पेमेंट के लिए हम इसको रखते हैं, लैंडिंग पर्पसेस के लिए रखते हैं। ये वो वाली पेमेंट है। क्लियर? इट हैज रिमूव्ड। अब इसकी वजह से डेफर्ड पेमेंट की वजह से क्या हुआ कि रिमूव्ड, इट रिमूव द प्रॉब्लम, जो हम प्रॉब्लम फेस करते थे इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द बार्टर सिस्टम, वो रिमूव कर दी गई। इसकी वजह से क्या हुआ? डेफर्ड पेमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इन बार्टर सिस्टम, इन द एब्सेंस ऑफ, जिसकी एब्सेंस किसकी थी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, लाइक बैंक्स हो गए, बहुत सारे जो नबार्ड हो गया, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन देता है हमें। बहुत सारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मार्केट में जो लोन्स एंड सिर्फ लैंडिंग पर्पसेस के लिए हैं, नॉट फॉर द डिमांड डिपॉजिट। बैंकिंग सिस्टम के लिए नहीं है अकेले। क्लियर? बैंक्स भी नो डाउट लोन्स देते हैं, लेकिन बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ बोरिंग एंड लैंडिंग ही करते हैं। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ कोई बैंकिंग एक्टिविटीज को नहीं करते बाकी। और बेस्ट एग्जांपल है नबार्ड, जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करता है। क्लियर? सो इन द एब्सेंस ऑफ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, बार्टर सिस्टम में फेस की जा रही थी, वो रिमूव हो गए। किसकी वजह से? डेफर्ड पेमेंट की वजह से। क्लियर? सो एंड ऑल्सो रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिंग इन वाइडर एरियाज। तो बहुत बड़े वाइडर एरिया में हमें ट्रेडिंग करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो इसकी वजह से रिमूव हो गई। क्लियर? तो जब इसके आने से, डेफर्ड पेमेंट की वजह से आने से क्या हुआ? बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो गई। लाइक बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आती थी कि अगर किसी ने, क्योंकि बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स टू गुड्स हम एक्सचेंज करके, और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक पर्सन खरीदता है, उसको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ बेचना भी पड़ता था। तो ये कंसेप्ट जो था, हम इन पोस्टपोन नहीं कर सकते थे फ्यूचर के लिए। इस वजह से क्या था कि डेफर्ड पेमेंट आया मनी की वजह से। मनी की वजह से डेफर्ड पेमेंट आया, डेफर्ड पेमेंट सिस्टम आया, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी साथ में लेकर आया। क्लियर? सो मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट मींस दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड। ये वो वाली मनी है जो एक्ट करती है एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में की जाती है। मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट हैज सिंप्लीफाइड द बोरिंग्स एंड लैंडिंग ऑपरेशंस। तो मनी जो है, मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट जो है, उसने सिंप्लीफाई कर दिया बोरिंग और लेंडिंग ऑपरेशंस को, एंड आल्सो लेड टू क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आ गई वही बात कि इसकी वजह से क्या हुआ? क्रिएशन हुई ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो हमारा आंसर यहीं पर छुपा था इसमें। क्लियर? कि स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट ने सिंप्लीफाइड कर दिया बोरिंग और लैंडिंग ऑपरेशंस को, और इसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए। क्लियर? तो यही हमारा आंसर था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, फाइनेंशियल मार्केट है, वो किससे रिस्पॉन्सिबल है? डेफर्ड पेमेंट की वजह से ये आई है। क्लियर? तो अंडर द बार्टर सिस्टम बहुत डिफिकल्टी थी टू मेक फ्यूचर पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स सच एज सैलरीज, लोन्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने के लिए डेफर्ड पेमेंट जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट को लेकर आया। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मर्जर ऑफ मनी सप्लाई।
अभी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, M1, M2, M3, M4 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं मनी के, क्लियर, मेजर ऑफ मनी सप्लाई के। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ M1 कंपोनेंट है इंक्लूड, तो हमने सिर्फ M1 से ही रिलेटेड MCQs में इंक्लूड किया है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किया गया, क्लियर। तो सभी कुछ चीजें सिलेबस में सिलेबस को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। तो M1 कंपोनेंट में कौन सा मेजर ऑफ मनी सप्लाई आता है? ऑप्शन ए टर्म डिपॉजिट, ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट, ऑप्शन सी कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड नन ऑफ दिस। कौन सी ऐसी ऑप्शन है? अब इन चारों में से कौन सी ठीक है? देखिए जरा, अगर आपको आंसर पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। M1 का कंसेप्ट आपने अगर पढ़ा है तो M1 मर्जर ऑफ मनी सप्लाई में कौन सा ऐसा कंसेप्ट है, कौन सा कंपोनेंट है इसका? अभी ऑप्शन नंबर कौन सी करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी डिमांड डिपॉजिट। कौन सा है? डिमांड डिपॉजिट। अभी इसके आंसर पर चलते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द M1 मर्जर ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। M1 में क्या है? ये M1 का फॉर्मूला है, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब ये C क्या है, DD क्या है, OD क्या है? तो देखिए C क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो वो वाली करेंसी जो हेल्ड की गई है पब्लिक के द्वारा, इंक्लूडिंग कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स, जिसमें पेपर और कॉइन्स आते हैं। और DD डिमांड डिपॉजिट, DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट होता क्या है? देखिए डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? आपका अगर बैंक में सेविंग अकाउंट है, बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, हम बैंक के पास कभी भी जाकर अपने पैसे अगर डिमांड करें कि मुझे मेरे पैसे निकलवाने हैं, इतने पैसे चाहिए, दे दो, तो बैंक दे देता है, कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती। सो वो क्या है, हमने डिमांड की, उसी टाइम मिल गए। एटीएम से अगर निकलवाने हैं तभी हम गए तो निकलवाए, बैंक को कोई इतराज नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, तो पैसे हमें मिल गए। सो वो क्या था? वो है डिमांड डिपॉजिट। अगर हम यहाँ पर इस पर यहाँ पर वर्ड होता टर्म डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट। अगर हमने एफडी करवाई हुई है बैंक में, एफडी को क्या बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट कर बोलते हैं। फिक्स टाइम पीरियड के लिए अगर हमने बैंक में पैसा जमा करवाया तो वो क्या हो जाएगी? एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट का पार्ट है जो। तो तब हम क्या है, बैंक के पास जाएंगे तो बैंक को बोलेंगे मेरा पैसा दे दो, क्या बैंक दे देगा? टाइम तो मैच्योर हुआ नहीं, तो बैंक कैसे पैसा दे देगा? तो अगर एफडी तोड़वानी है तो तब जाकर वो बैंक लीगल फॉर्मेलिटीज करके बैंक फिर पैसा देता है, क्लियर। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, क्लियर। तो डिमांड डिपॉजिट में विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज लोग पैसे जाकर बैंक से निकलवा सकते हैं जब भी वो चाहे तो, क्लियर। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स में होता है, विच आर दीज आर चेकेबल्स। अभी देखिए कोई भी नॉर्मल पर्सन का अकाउंट हमेशा कमर्शियल बैंक में ही होता है। कमर्शियल बैंक सभी कमर्शियल बैंक ही हैं, कोई भी कमर्शियल बैंक ऐसा कोई नहीं है कि कोई पर्सन हो जिसका आरबीआई में अकाउंट हो। आरबीआई इज नॉट अ कमर्शियल बैंक, आरबीआई कोई कमर्शियल बैंक नहीं है, क्लियर। तो कमर्शियल बैंक जो है हर एक नॉर्मल पर्सन का अकाउंट कमर्शियल बैंक में ही होता है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स व्हिच आर चेकेबल डिपॉजिट्स। अब इस पर हम चेक भी इशू कर सकते हैं अपने, अगर डिमांड डिपॉजिट चेक किसी को देना है तो हम अपने डिमांड डिपॉजिट का चेक भी दे सकते हैं, क्लियर। These are checkable deposit which can be withdrawn or transferred on demand. तो ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो आगे है ओडी। अब ओडी क्या है? अदर डिपॉजिट। अब अदर डिपॉजिट में कौन कौन से डिपॉजिट आते हैं? डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी इसमें एग्जांपल भी लिखिए, देखिए नबार्ड, क्लियर। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, इसमें और भी कौन सी चीजें? ओडी अदर डिपॉजिट कौन से आ गए? डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा है विद आरबीआई में एज अ डिमांड डिपॉजिट। अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल है नबार्ड, लाइक जो कि बैंक है विद एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक बना है, क्लियर। तो आगे है डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स।
डिमांड डिपॉजिट है विद आरबीआई किसके, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के या फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स के। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अभी डिमांड डिपॉजिट है, इसमें इंक्लूड होंगे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड होते हैं, लाइक आईएमएफ जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, उनके डिमांड डिपॉजिट्स भी इस अदर डिपॉजिट पे इंक्लूड होते हैं। अब कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती, स्पेसिफिकली ओडी में, अदर डिपॉजिट में डजंट इंक्लूड, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती, डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई। जो भी डिपॉजिट रखे जा रहे हैं, हमने सप्लाई कंसेप्ट में भी पढ़ा, सप्लाई ऑफ मनी में भी पढ़ा, जो भी डिपॉजिट गवर्नमेंट ने किए हैं, कंट्री की गवर्नमेंट ने किया है विद आरबीआई, वो इंक्लूड नहीं किए जा सकते। सप्लाई में भी यही कंसेप्ट था, सप्लाई ऑफ मनी में भी, और ओडी अदर डिपॉजिट में भी यही कंसेप्ट है। क्लियर। तो डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, कंट्री का बैंकिंग सिस्टम, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, विद आरबीआई अगर उन्होंने किया है तो वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर। सो हमारा आंसर इससे पता चला कि डिमांड डिपॉजिट था, क्यों था ये हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा डिटेल में। क्लियर। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन आज के लेसन का। अभी भी हमारे इस चैप्टर के 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं, और भी आने वाले 2 वीडियोस में वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो साथ साथ लेसन्स के साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे और पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे। क्लियर। तो अगर आप चैनल पर न्यू भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। क्लियर। सो आज का क्वेश्चन नंबर 20, बैंक मनी इज दैट मनी विच इज। अब बैंक मनी क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बैंक मनी is that money which is printed by RBI, printed by the government, generated in the form of credit creation। कौन सा है आंसर, या फिर डी, नन ऑफ दिस। देखिए जरा, अगर आपको पता है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये क्या है, जनरेटेड, जो जनरेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर। तो इट इज नॉट प्रिंटेड बाय आरबीआई और प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट एंड नन ऑफ दिस। ये है बैंक मनी, वो वाली मनी है जो जनरेटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बैंक की मनी जो जनरेट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो क्रेडिट क्रिएशन करती है। क्लियर। सो अभी चलते हैं इसके आंसर पर। आंसर यही है ऑप्शन सी। एंड एक्सप्लेनेशन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन यही है कि बैंक मनी की ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये क्या था, क्वेश्चन लिखा गया था बैंक मनी की डेफिनेशन, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्या है, बैंक मनी की डेफिनेशन है, मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। क्लियर। तो जो मनी, वो वाली मनी विच इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। क्लियर। डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। अब वो बैंक मनी कहलाती है, और क्रेडिट क्रिएशन भी क्या किया जाता है, डिमांड डिपॉजिट को ही बोलते हैं। क्लियर। क्रेडिट क्रिएशन। तो ये था हमारा आज के 5 क्वेश्चंस। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। तो आने वाले लेसन्स के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल के लेसन में, तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।